जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए सेट नंबर 12। तो चलिए अभ्यास करते हैं 25 प्रश्नों का जीके के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? भुगतान संतुलन के चालू खाते में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो दोस्तों, भुगतान संतुलन क्या होता है कि एक वर्ष के भीतर किसी देश का अन्य देश के साथ जो व्यापार, जो भी वित्तीय लेन देन होता है, उसका लेखा जोखा होता है। तो भुगतान संतुलन में हम क्या शामिल नहीं करते? वस्तुओं का आयात निर्यात ये शामिल होता है, वस्तुओं का व्यापार या सेवाओं का व्यापार ये शामिल होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल नहीं किया जाता। अर्थात ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। एफडीआई को हम भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात अर्थात कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की जाती है, तो इसका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है? दोस्तों देखो, जब भी सीआरआर की हम बात करते हैं तो सीआरआर का मतलब है कि बैंक जो है अपनी एक नकदी का बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रख देंगे। ठीक है, बैंक किसको पैसा दे रहे हैं? आरबीआई को। और ये जो सीआरआर होती है ना, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट। ठीक है, ये ब्याज फ्री होती है, एकदम इंटरेस्ट फ्री होता है। अब इसमें क्या होगा, जब बैंकों ने आरबीआई को अपना पैसा दे दिया तो बैंकों के पास पैसा कम हो गया। तो पहले तो जब बैंकों के पास पैसा कम हो गया तो लोन कम हो जाएंगे। ठीक है, लोन कम हो जाएंगे। दूसरा, ब्याज दर बढ़ा देता है बैंक, अपनी पैसा कम है तो ये ब्याज दर बढ़ा देगा। तीसरा क्या होगा, इससे मार्केट में तरलता कम हो जाती है। ठीक है, तो मार्केट में इसमें तरलता भी कम हो जाती है। तो इसका हमसे पूछा क्या प्रभाव पड़ता है, तो सही पहला देखते हैं। बैंकों की साख सृजन बढ़ जाती है, तो ये तो गलत है। बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है, ये सही है। ठीक है, लिक्विडिटी कम का मतलब कि पैसा कम हो जाएगा। मुद्रास्फीति में अचानक वृद्धि हो जाती है, महंगाई नहीं बढ़ती, महंगाई कंट्रोल रहती है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो महंगाई कम हो जाएगी, तो ये भी आपका गलत है। ब्याज दरों में गिरावट आती है, नहीं, ब्याज दर तो बढ़ जाती हैं। तो हमसे पूछा क्या गया था कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो आप बताएंगे जब भी सीआरआर में वृद्धि होती है तो बाजार में तरलता कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आरबीआई ना एक दर होती है आरबीआई की, रेपो दर, रेपो रेट जिसको कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए रेपो दर क्या होती है? आरबीआई की जो मौद्रिक पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, उसमें तय होती है। और आरबीआई जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देगा तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, याद रखना। और आरबीआई के बारे में बता दूं, कौन सा आयोग था? हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई बना था। अगला प्रश्न, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो ये आपको बताना है कि स्टैगफ्लेशन एक आर्थिक स्थिति की अनोखी विशेषता है। इसमें क्या होता है? तो दोस्तों, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मंदी और महंगाई दोनों एक साथ देखी जाती हैं, जिसमें मंदी भी होगी और महंगाई भी होगी। उच्च महंगाई देखी जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो धीमी हो जाती है, बेरोजगारी हाई लेवल पे होती है। तो स्टैगफ्लेशन उच्च बेरोजगारी दर के साथ मुद्रास्फीति और मंदी देखी जाती है। एक ऐसी विशेषता जिसमें मंदी और जिसमें महंगाई दोनों एक साथ देखी जाती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मंदी भी एक साथ होगी और महंगाई भी। दूसरा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, आर्थिक वृद्धि होती है, वो भी रुक जाती है। तो ये जरूर याद है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति को कहा जाता है जब देश में मंदी और महंगाई दोनों एक साथ देखी जाती हैं। क्लियर? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? यदि किसी चालक के तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसकी अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध क्या होता है? आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लंबाई को दोगुना करते हैं और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करेंगे, तो दूसरा आर क्या होगा? तो आप बताएंगे आर डैश बराबर पी, लंबाई को दोगुना और इसको आधा कर दो तो क्या बनेगा? ये दो ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका बन जाएगा आर डैश बराबर 4L अपॉन ए और इंटू कौन सा? रो एप्सिलॉन। ठीक है, याद रखना रो। तो अब क्या होगा, नया वाला जो प्रतिरोध होगा वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आप बताएंगे प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ये भी आप ध्यान रखना, प्रतिरोध का मात्रा ओम। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटित होती है जब प्रकाश की किरण यात्रा करती है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका जो बनती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर का नाम आप सुने होंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक्वेरेज या अम्लराज के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों अम्लराज जो होता है वो सोने जैसी धातु को घोलने के लिए काम में लाया जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 3 आयतन तो होता है HCl और प्लस 1 आयतन होता है HNO3। तो 3:1 का रेशियो होता है और दोनों ही कंसनट्रेट होते हैं, सांद्र होते हैं। तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का जो रेशियो होता है वो एक्वेरेजिया होता है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, ये 3HCl और 1 HNO3। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमें बताना है। तो रॉकेट के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, संवेग संरक्षण। और ये न्यूटन का जो गति का थर्ड लॉ है, तृतीय नियम है, उस पर भी ये आधारित होता है। तो ये ध्यान रखना, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे कार्य करता है रॉकेट प्रक्षेपण में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए रसायन का छिड़काव बादलों पर किया जाता है। तो कौन सा रसायन होता है? दोस्तों जब भी हम कृत्रिम वर्षा की बात करते हैं तो हम उसमें छिड़काव करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में क्रोमोसोम की स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम क्या है? एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आनुवांशिक विकार होता है। देखो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आप बताएंगे, मनुष्य में होते हैं आपके 23 जोड़ यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा वो क्रोमोसोम का होता है। तो सामान्य स्थिति में मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम की स्थिति देखी जाती है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है और कितने हो जाते हैं? 47। और ये जो 47वां गुणसूत्र होता है ना, जो 21वां पेयर होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है 21 वाले पेयर में। तो ये जो रोग है वो एक ऐसा रोग है जिसमें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, 21वें गुणसूत्र होने कितने चाहिए? 21वां डबल पेयर होना चाहिए, लेकिन इसमें एक की वृद्धि हो जाती है। जो 21वां गुणसूत्र है उसमें एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाएगी, तो ये डाउन सिंड्रोम की स्थिति ले लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। और इस डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है, मंगोलिज्म। तो ये जरूर ध्यान रखना कि मंगोलिज्म रोग जो है वो क्या है। तो आप बताएंगे कि जब किसी व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाए और 21वें गुणसूत्र में एक की वृद्धि हो जाए तब ये डाउन सिंड्रोम होता है और ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा का संचयन मुख्य रूप से किस ऊतक में होता है? तो हमारे शरीर में जो फैट स्टोर होती है वो एडिपोज टिश्यू में होती है, एडिपोज टिश्यू। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये हमारी स्किन के नीचे भी होता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, वसा का संचय इसी ऊतक में होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, केल्विन चक्र जो होता है ना वो होता है आपका स्ट्रोमा में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, स्ट्रोमा। ऑप्शन बी। और स्ट्रोमा में क्या होता है कि जब पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो वही प्रोसेस है आपकी केल्विन चक्र की, कि पौधे सीधे हवा से क्या ले रहे हैं? CO2 ले रहे हैं और उसको बाद में किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। तो ये केल्विन चक्र की प्रोसेस होती है। और मैं आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा जो मतलब किस रंग में होती है? तो रेड रंग में या रेड कलर में प्रकाश संश्लेषण गैस सबसे तीव्र होती है और ग्रीन कलर में सबसे कम होती है। जरूर आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए 400 से 700 नैनोमीटर के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो केल्विन चक्र किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। ऑप्शन बी ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु होती है? तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो मेटल है वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, क्लोरोफिल के सेंटर में होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है जो तनाव की स्थिति में तेजी से स्रावित होता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रेनालाइन, एड्रेनालिन हार्मोन जो आपकी एड्रेनालिन ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। डर के समय, तनाव के समय, चिंता के समय, तो घबराहट के समय ये हार्मोन हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है।
क्लियर, याद रखना। यहाँ पे लिखा गया इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन आप जानते हैं ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, और ये हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो आपको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। हमसे पूछा गया था लड़ो उड़ो हार्मोन, वो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव विविधता के संदर्भ में इन सीटू का संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इन सीटू क्या होता है? जब प्राकृतिक वनस्पतियों को या जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाए तो इसको बोलेंगे इन सीटू। जैसे आपके नेशनल पार्क हो गए, जैसे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, जैसे आपके वन्यजीव अभयारण्य हो गए, है ना, वो सब। लेकिन वनस्पति गार्डन जो होते हैं वो आपके इन सीटू का उदाहरण नहीं होते, क्योंकि इसमें इनको कृत्रिम हैबिटेट दिया जाता है, ठीक है, नेचुरल नहीं होता। इनका जो आवास होता है वो आर्टिफिशियल आवास बनाया जाता है। तो जब जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान में संरक्षित किया जाए तो उसको बोलेंगे इन सीटू, और जब उनके कृत्रिम आवास में रखा जाए तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू, ठीक है। जैसे आपका बोटनिकल गार्डन हो गया, हार्वेरियम हो गया, एक्वेरियम हो गया, वो एक्स सीटू के उदाहरण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इकोलॉजिकल पिरामिड के संदर्भ में जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है? तो दोस्तों इकोलॉजिकल पिरामिड में जो होता है ना, वो बायोमास का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इन्वर्टेड, ठीक है, ध्यान रखना, आपसे कई बार पूछा जाता है। और ये मैं आपको बता दूं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, ये जीवों को पर्यावरण के साथ उनका जो पोषण का संबंध होता है उसके बारे में बताते हैं। तो उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, उल्टा होता है बायोमास का पिरामिड। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? आंसर होगा ऑप्शन सी, बारबी फेल को मिला था, ऑप्शन सी बारबी फेल। अगला प्रश्न, वैश्विक भुखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी होता है वो कंसन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत का प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल होता है नागालैंड में, और हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड की धरती पर यह त्यौहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार, और ये नागा विरासत को संरक्षित करता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था जिन्हें चारों नागरिक सम्मान दिए गए? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का जादूगर कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, शहनाई का जादूगर। और इनका जन्म जो हुआ था ना वो बिहार में हुआ था, बिहार में, लेकिन इनकी कर्मभूमि कौन सा शहर है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये बनारस से जुड़े हुए हैं, बनारस घराने से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब वियना, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय अर्थशास्त्र और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लिखी है? तो अमर्त्य सेन ने लिखी है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2015 में पहली बार ये मनाया गया था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लैंडर है आपका विक्रम लैंडर और रोवर है प्रज्ञान। और मैं आपको बता दूं भारत की जो इसरो है उसने LBM-3 M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, और ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसने लैंडिंग कब की थी? तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पर लैंडिंग की थी, और इसीलिए 23 अगस्त को मनाते हैं हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट के अनुसार भारतीय राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का लक्ष्य किस माध्यम से तय किया जाता है? किस अधिनियम द्वारा सरकार के वित्तीय अनुशासन कार्य को अनिवार्य बनाया गया है? दोस्तों भारत में कौन सा अधिनियम है? तो आप बताएंगे, भारत में अधिनियम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ये जो एक्ट है वो भारत सरकार के सरकारी खर्चे और उधारी में वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ये लाया गया था 2003 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि राजकोषीय घाटे को कम करना भी है,
तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया था 25 प्रश्नों का, और 15 मिनट में 25 प्रश्नों का मैंने अभ्यास आपको कराया है। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।